अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का एक न्यू चैप्टर शुरू करने लगे हैं और वो है चैप्टर 13 गैसियस एक्सचेंज। उर्दू में बोले तो गैसों का तबादला। आप सब जानते हैं कि हम लोग गैसों का तबादला करते हैं। लाइक ये मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, हवा को अपने अंदर लेके जा रहा हूँ और फिर इस हवा को बाहर भी निकालता हूँ। इस चीज़ को बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का तबादला। कभी आपने ये सोचा कि हम गैसों का तबादला क्यों करते हैं? हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, छठी क्लास से, 5वीं क्लास से, फर्स्ट क्लास से, कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। कभी आपने ये सोचा कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए? इस सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा और ये भी हम सीखेंगे कि गैसों का तबादला कैसे होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और ये काम कैसे करता है। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 13 जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज। दो तरीके से जानदार गैसियस एक्सचेंज करते हैं। दो लेवल पे गैसियस एक्सचेंज होती है, एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, एक सेल के लेवल पे। एक पूरा जानदार गैसों का तबादला करता है, उसको आप कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल, और एक सेल के अंदर गैसों का तबादला होता है। देखिए, ये जो हम गैस अंदर लेके जाते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, इसकी ज़रूरत हमारे फेफड़ों को नहीं है, बल्कि इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी के हर सेल को है। हर सेल तक गैस जानी चाहिए, तभी हमें फ़ायदा होगा। क्यों जानी चाहिए? पहले मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि हमें चाहिए एनर्जी। ज़िंदा रहने के लिए किसी भी जानदार को क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी मिलेगी वो ज़िंदा रहेगा। एक बैक्टीरिया है, उसको एनर्जी मिलेगी, वो सर्वाइव करेगा। हमें एनर्जी चाहिए हमारे दिल के धड़कने के लिए, हमारे ब्रेन के काम करने के लिए, मेरे देखने के लिए, आपके सुनने के लिए। क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है? डेफिनेटली फूड से आती है। कैसे आती है? फूड को ब्रेक किया जाता है, उस ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो जानदार में दो जगह पे गैसों का तबादला हो रहा होता है, एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, एक सेल के लेवल पे। इसको मैं लिख देता हूँ। एक लेवल ऑर्गेनिज्म लेवल है और दूसरा लेवल सेल का लेवल है। यानी ये एक बॉडी सेल है। इसको थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूँ कि लाइक ये हमारा एक बॉडी सेल है। इस सेल के अंदर भी कुछ गैसें अंदर जा रही होगी, कुछ बाहर आ रही होगी, और ये एक पूरा जानदार है। इस जानदार के अंदर भी लाइक ये जो जानदार है, ये जो इंसान है, ये ऑक्सीजन अंदर लेके जाएगा, ठीक हो गया, और CO2 को बाहर निकालेगा। ये क्या है? ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल है। ऑर्गेनिज्मिक लेवल यानी पूरा जानदार एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। रेस्पिरेशन का लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा। रेस्पिरेशन को हम आम ले लेते हैं सांस लेने में, हम इसको उर्दू में डिफाइन करते हैं जी सांस लेना रेस्पिरेशन है। लेकिन दरअसल रेस्पिरेशन की दो किस्में हैं। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ये एक इंसान है, कोई भी इंसान है, ये जो गैस अंदर लेके जा रहा है, गैस बाहर निकाल रहा है, ये किस लेवल पे कर रहा है? पूरे ऑर्गेनिज्म लेवल पे, पूरे जानदार के लेवल पे। तो ये ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होगी। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये इसकी सांस की नाली के ज़रिए से ये जो गैसें हैं, ये पहुंचेगी इसके लंग्स में। ठीक है, ये लंग में आई गैसी, और लंग से भला किधर चली जाएगी? लंग से इसकी बॉडी में आ जाएंगे ये गैसेज, और बॉडी से फिर किधर जाएगी भला? सेल्स में। ये है असल मकसद। हमारे गैस एक्सचेंज का असल मकसद होता है सेल के अंदर गैसों को पहुंचाना। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, सिर्फ हमारे फेफड़ों को नहीं चाहिए, बल्कि फेफड़ों से वो ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड में, और ब्लड फिर उनको लेके जाता है, हर सेल को देता है। अब जी ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई और बदले में इस सेल ने CO2 रिमूव की। सेल के अंदर जो गैसों का तबादला हो रहा है, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जानदार के अंदर जो गैसों का तबादला हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी के और इन्वायरमेंट के बीच, वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होगी। और सेल के अंदर जो गैसों का तबादला हो रहा है, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन ये सेलुलर रेस्पिरेशन की सिर्फ इतनी डेफिनेशन नहीं है, बल्कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पैदा की जाती है। कैसे पैदा की जाती है? सेल के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। दरअसल जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं, वो हमारे सेल्स में चली जाती है, जैसे मैंने बताया ब्लड के ज़रिए से। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर बेटा जी ये एक फूड का मालिक्यूल है, C6H12O6।
इसको ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि इसके अंदर मौजूद है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्लूकोज में क्या है? CH बॉन्ड, और CH बॉन्ड के अंदर है एनर्जी। ये जो C और H के बीच बॉन्ड है, इस बॉन्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हमें एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हम काम कर सकें। तो इस बॉन्ड को तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? ताकि अंदर से निकले ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी निकले। तोड़ने के लिए बेटा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब आपको समझ आई कि जो ऑक्सीजन दरअसल हम सेल के अंदर लेके जाते हैं वो फूड के CH बॉन्ड को ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद सेल में क्या बनता है? ये पूरा रिएक्शन है। बाकी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, यानी CH बॉन्ड को तोड़ा गया, बदले में बना CO2 प्लस H2O, और साथ बने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी सेल ने एनर्जी पैदा की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन दरअसल सेल के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला एक प्रोसेस है। अब देखिए ATP की भी हमें ज़रूरत है सेल में, वाटर की भी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ है? CO2। तो सेल इस CO2 को निकाल देगा। अब ये सेल के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज हुआ है इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, और जानदार के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज हुआ है इसको बोलेंगे ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन के दो नाम और है, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। लफ्ज़ी मतलब दोनों का है सांस लेना, यानी ब्रीथिंग या वेंटिलेशन यही है। आपने अस्पतालों में एक लफ्ज़ सुना होगा वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर का लफ्ज़ दरअसल वेंटिलेशन से ही निकला है, जिसका मतलब है सांस देना। वो मसनूई तरीके से आपको ऑक्सीजन देता है। अच्छा जी, इन दोनों चीज़ों की हमें समझ आ गई। स्टार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है। अब हम देखते हैं गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। जानदार दो जगह पे गैसों का तबादला करते हैं। कुछ जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं वो पानी के अंदर ही गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं वो हवा में से गैसों का तबादला करते हैं। जैसे हम जो इंसान हैं हम ज़मीन पे रहते हैं, हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? इस हवा से, ये जो हमारे इर्द गिर्द हवा है। कुछ जानदार जैसे ये मछली पानी में रह रही है तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, गैस कहाँ से मिलेगी? पानी के अंदर से। ये नहीं होगा कि मछली गैस लेने के लिए पानी से बाहर आए और बाहर से हवा एक्सचेंज करके फिर अंदर चली जाए। पानी के अंदर से गैसेस मिलती हैं। यानी इन शॉर्ट ये कि दो किस्म की चीज़ें हैं जहाँ से गैसेस मिल सकती हैं। एक है खुद हवा और दूसरा है वाटर, यानी एयर एंड वाटर। अब कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एयर एक बेहतर मीडियम है या वाटर एक बेहतर मीडियम है। तो सबसे पहले जी मैं आपको एक बात समझाता जाऊँ कि जब ऑक्सीजन यानी गैसेस आपके लंग्स में आ जाती है, अब लंग में से उसने ब्लड में शामिल होना होता है। लंग के अंदर आपको याद होगा एल्वियोलाई होती है, यानी हवा की ऐसे थैलियाँ होती है। अब ये एक हवा की थैली है जिसमें ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा है। इसके ऊपर कैपिलरीज यानी खून की पतली नालियाँ होती है, ये इसके साथ से खून की नाली गुजर रही है। अगर ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा है यानी मोर ऑक्सीजन है, इधर ब्लड में लेस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में आएगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन अंदर पहले ही लेस हो और ब्लड में उतनी ही हो या उससे भी लेस हो, कभी भी ऑक्सीजन आपके ब्लड में नहीं आएगी। इन शॉर्ट ये कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे हवा के अंदर ऑक्सीजन कम हो, आप बेशक सांस ले, हवा खींचे, आपके अंदर हवा जाएगी भी, आपके अंदर बेशक हवा जाए भी, लेकिन ऑक्सीजन आपके ब्लड में कभी शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ डिफ्यूजन के ज़रिए से ब्लड में जाएगी। डिफ्यूजन एक ऐसे प्रोसेस के नेम है जिसके अंदर मॉलिक्यूल अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि ये जो आपके लंग की मेम्ब्रेन है और ये जो आपकी खून की मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच सिर्फ डिफ्यूजन से गैसों का तबादला हो सकता है। यानी यहाँ पे बचपन का एक कॉन्सेप्ट गलत हो गया। बचपन में हम ये सुनते आए हैं कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। दरअसल हम ऑक्सीजन अंदर नहीं लेके जाते, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हवा होती है हम वो सारी हवा अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, सारी की सारी, उसमें जितने भी ऑक्सीजन है। लेकिन जब वो आपके अंदर हवा जाएगी, नॉर्मली उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन चली जाती है आपके ब्लड में। अब जो ब्लड वापस आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें CO2 ज़्यादा होती है, तो वो CO2 आपके ब्लड से निकल के आपके लंग में आ जाती है, और फिर जब हवा आप बाहर निकाल देते हैं तो CO2 से छुटकारा मिल जाता है।
इन शॉर्ट ये कि हमारे अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम हवा से ऑक्सीजन ही खींचें, हम सारी हवा अंदर लेके जाएंगे। सिर्फ ये हवा डिफ्यूजन के ज़रिए से, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एयर में, तो वो हमारे लंग में आ जाती है और लंग से ब्लड में आ जाती है। तो यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ओनली थ्रू डिफ्यूजन, जो गैसों का ट्रांसपोर्ट है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? डिफ्यूजन से। नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट, हमारे अंदर कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। यानी अगर हम माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चले जाए ना, हवा वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी गैसेज है, बल्कि बहुत तेज़ गैसेज चलती हैं, लेकिन वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते। क्यों? ऑक्सीजन का प्रेशर लो है, ऑक्सीजन वहाँ पे कम है। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जा रहा है, पार्शियल प्रेशर नहीं है। तो जब बेशक आप हवा अंदर भी ले जाएं, आपके लंग में ऑक्सीजन नहीं जाएगी। ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन में। अब जी ये आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक मछली है, एक इंसान है। इंसान गैसेस कहाँ से लेता है? एयर से। इंसान के सामने है एयर, उस एयर से इंसान ने ऑक्सीजन यानी कि ले लेनी है गैसेस। दूसरी तरफ ये मछली है, ये मछली कहाँ से गैसों का तबादला करती है? वाटर से। ये वाटर से ये ऑक्सीजन अपने अंदर लेके आती है और फिर CO2 को वाटर में ही शामिल कर देती है। तो यानी दो किस्म के मीडियम है गैसेस एक्सचेंज के लिए, एक मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है वाटर। अब इन दोनों मीडियम्स में से बेहतर मीडियम कौन सा है जिसमें ज़्यादा इजीली गैसियस एक्सचेंज हो सकता है? मैंने खुद ही आंसर दिया है कि एयर इज़ बेटर। क्यों बेटर है? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं कि एयर में गैसियस एक्सचेंज करना इजी है और वाटर में गैसियस एक्सचेंज करना डिफ़िकल्ट है। पहली वजह, मोर ऑक्सीजन कंटेंट। कंटेंट का मतलब है मिकदार। हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, पानी में ऑक्सीजन कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लीटर वाटर का है ना, 1 लीटर ऑफ वाटर, उसमें सिर्फ 10 ml ऑक्सीजन होगी। और अगर आपके पास 1 लीटर एयर का है, उसमें 200 ml ऑक्सीजन होगी। तो हवा में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, पानी में ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। दूसरी वजह, डिफ्यूजन इन एयर इज़ 8000 टाइम फास्टर। हवा के अंदर जो डिफ्यूज़ होने का रेट है ना, यानी डिफ्यूज़ होने के रेट से ये मुराद है रफ्तार, यानी कि गैसों का जानदार के अंदर आना, उसकी बॉडी में आना। 8000 टाइम स्पीड ज़्यादा होती है एयर के अंदर एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर में कम होती है। तीसरी वजह, वेंटिलेशन इज़ डिफ़िकल्ट इन वाटर। वेंटिलेशन से क्या मुराद है? सांस लेना। ये जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, बार बार सांस हवा अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं वेंटिलेशन। और वाटर में वेंटिलेशन नहीं हो सकती कि जानदार बार बार पानी अंदर लेके जाए, पानी बाहर निकाले। पानी के अंदर एक तो ऑक्सीजन भी बड़ी कम है, तो वेंटिलेशन पानी में नामुमकिन है। जबकि हवा में हम वेंटिलेशन करते हैं कि हवा अंदर लेके जाते हैं, उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, फिर उस पुरानी हवा को बाहर निकाल देते हैं, उसकी जगह नई हवा दोबारा लेके जाते हैं। चौथी रीज़न क्या है? वाटर इज़ 8000 टाइम डेंस। डेंस मीन गाढ़ा। पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और गाढ़ी चीज़ के अंदर से ऑक्सीजन लेना मुश्किल है। आखिरी रीज़न है, वाटर इज़ 50 टाइम विस्कस। यहाँ पे विस्कस आना है, वाटर विस्कस भी ज़्यादा है। अब डेंसर तो गाढ़े को कहते हैं, विस्कस का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं पानी जो है, आपने ये फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, कि किसी लिक्विड के फ्लो करने का जो रेट है, वाटर काफ़ी ज़्यादा विस्कस है और एयर इतनी विस्कस नहीं होती, इतनी गाढ़ी नहीं होती। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। हम देखेंगे कि पौधा, एक प्लांट उगा हुआ है, वो कैसे गैसों का तबादला करते हैं। जैसे ये आपके सामने एक प्लांट है। एक बात याद रखें कि प्लांट के अंदर नो स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट। गैसों के तबादले के लिए पौधे में कोई ख़ास ऑर्गन नहीं है। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन है, ये हमारे लंग्स है, ये गैसों को अंदर लेके आते हैं, ये बाहर निकालते हैं। एक सिस्टम मौजूद है। प्लांट के अंदर कोई सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम नहीं है, फिर पौधा करता कैसे है? गैसों की ज़रूरत तो पौधे को भी है, क्योंकि वो भी जानदार है, उसने भी एनर्जी पैदा करनी है, उसने भी ज़िंदा रहना है। अब पौधे के अंदर सिस्टम कोई नहीं है, तो एवरी पार्ट्स ऑन इट्स ओन, हर पार्ट अपने तौर पे गैसों का तबादला कर रहा है। जैसे एक पत्ता जो है वो अपने तौर पे गैसों का तबादला कर रहा होगा, ऑक्सीजन अंदर लेके आ रहा होगा, CO2 निकाल रहा होगा, ये जैसे भी है। जड़ जो है वो अपने तौर पे अलग गैसों का तबादला कर रही होगी, जो शूट है वो अलग कर रहा होगा। हर ऑर्गन अलग अलग अपने अपने काम में बिजी है। ये नहीं कि एक ही सिस्टम है वो उस गैसों को लेके आता है। पौधे में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन जाइलम और फ्लोएम का गैसों के एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना गैसों की ट्रांसपोर्ट ही होती है। तो मैंने 3 स्ट्रक्चर लिखे हैं पौधे के अंदर, स्टोमेटा, लेंटिसेल
एंड एक्वेटिक प्लांट। बेसिकली ये दो मेन स्ट्रक्चर है गैसों के तबादले के लिए पौधे में। आपको दोनों के बारे में पता होगा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा बेटा दरअसल कुछ पोर्स होते हैं, ये हैं छोटे छोटे पोर्स इन एपिडर्मस ऑफ लीव्स। कहाँ होते हैं? पत्ते की एपिडर्मस में। एंड यंग स्टेम, जो छोटी उम्र के तने होते हैं, जो बारीक बारीक तने होते हैं पौधे के, उनके अंदर भी स्टोमेटा होते हैं और पत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। लाइक जस्ट इमेजिन, ये स्टूडेंट्स एक पत्ता है, एक लीफ है, ठीक है। इस लीफ के अंदर बेशुमार निक्के 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 पोर होंगे। उन पोर्स के ज़रिए से गैसेस अंदर आएंगी, उन्हीं के ज़रिए से बाहर चली जाएंगी। उन पोर्स को बोलेंगे स्टोमेटा। ये आपने डायग्राम पहले भी देखी हुई है। इसमें मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए। ये पत्ते का क्रॉस सेक्शन है, यानी पत्ते का अंदर से कटा हुआ हिस्सा है। पत्ते के सबसे ऊपर वाली साइड पे होती है एपिडर्मस। ये पत्ते की ऊपर वाली लेयर हैगी एपिडर्मस, सॉरी ये नीचे एपिडर्मस के नीचे ये ब्लू वाली ये एपिडर्मस है। और आमतौर पे पत्ते के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। इसके नीचे ये सारे सेल जो हैं ये मीजोफिल सेल हैं, इनको कहते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल से मुराद है फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन मीजोफिल सेल के बीच में देखिए ये सारी एम्प्टी स्पेसेस यानी खाली जगह हैं। तो मीजोफिल सेल के बीच में क्या होता है जी? एम्प्टी स्पेसेस। और फिर ये लोअर एपिडर्मस है, ये नीचे वाली एपिडर्मस है, और इस लोअर एपिडर्मस में ये है स्टोमेटा। हर स्टोमेटा 2 गार्ड सेल पर मुश्तमिल होता है जो इस तरह से होते हैं, यानी हर स्टोमेटा ऐसा होता है। 2 गार्ड सेल यूं जुड़ते हैं बोर्ड मुड़े हुए, उनके बीच में एक पोर होता है, उसको कहते हैं स्टोमेटा। ये समझ ले पत्ता है, तो पत्ते के नीचे आपको बेशुमार स्टोमेटा नजर आएंगे। कितने स्टोमेटा दिखाई देंगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा है 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सिर्फ इतनी सी जगह में ना 12,000 स्टोमेटा होते हैं टोबैको के लीफ में, तंबाकू के एक पत्ते में। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एम्प्टी स्पेसीज कितनी होती है? याद रखें, पत्ते के अंदर 40% एम्प्टी स्पेसीज होती है। एक लीफ के अंदर जो खाली जगह है ना, कितनी होती है? 40%। इन खाली जगहों का बड़ा फ़ायदा है क्योंकि इन एम्प्टी स्पेसीज की वजह से गैसेस इजीली इधर उधर डिफ्यूज़ हो सकती है। ये मीजोफिल सेल है, ये सेंटर वाले सारे ग्रीन, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये पैदा करते हैं ऑक्सीजन गैस। वो ऑक्सीजन यहाँ पे इधर उधर फैल जाती है एम्प्टी स्पेसीज में, और फिर वो स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर चली जाती है। इनको जिस गैस की ज़रूरत पड़ेगी वो गैस भी स्टोमेटा के ज़रिए से अंदर आ जाएगी। तो यूँ स्टोमेटा के ज़रिए और एम्प्टी स्पेसीज की वजह से गैसेज इजीली एक्सचेंज हो जाती है लीव्स के बीच। तो पत्ते को सबसे ज़्यादा गैसेज चाहिए होती है, वो स्टोमेटा के ज़रिए ले भी लेता है, निकाल भी देता है। अब बात करते हैं जी लेंटिसेल्स क्या है। जो तना होता है, जैसे ये पौधे का एक स्टेम है और ये वुडी स्टेम है, ठीक है, ये लकड़ी है। इस वुड के ऊपर एक चीज़ चढ़ी होती है, उसको कहते हैं कॉर्क। उर्दू में बोले तो छाल। जो बड़ी उम्र की लकड़ियाँ होती है उनके ऊपर क्या चढ़ा होता है? छाल। जैसे ये एक दरख्त है, इसके ऊपर ना ऊपर एक छाल चढ़ जाती है, एक सक, पंजाबी में जिसको सक कहते हैं। उस छाल के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं। लाइक ये समझिए ये एक स्टेम है पौधे का, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। उन पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल किसके ऊपर होते हैं? कॉर्क। कॉर्क का एक और नेम है बार्क, इसको बार्क भी कहते हैं। तो बार्क के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के ज़रिए से वुडी स्टेम, ये बार्क सिर्फ किस में होती है? वुड में। तो सिर्फ ये वुड में होती है। तो जो वुडी प्लांट है उनकी वुड के अंदर भी पोर्स हैं, वुड के ज़रिए से गैसों का एक्सचेंज होता है। इन ओल्डर स्टेम एंड रूट्स वुडी, उनमें लेंटिसेल्स होते हैं। आखिरी एक्वेटिक प्लांट, एक पौधा है जो पानी के अंदर उगा हुआ है। लाइक ये पानी है, इस पानी के अंदर एक पौधा छोटा सा उगा हुआ है जिसके यूं लीव्स हैं फैले हुए। ये पौधा गैसों का तबादला कैसे करेगा? ये पानी के अंदर से ही गैसेस लेगा। ये तीसरा तरीका है कि जो एक्वेटिक पौधे हैं वो पानी के अंदर ही से गैसेस लेते हैं, जैसे ये मछली ले रही है। तो ये था आज का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा और गैसों के एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और थोड़ा सा ये 2 रेस्पिरेटरी मीडियम स्टडी किए। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।